हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का आज 15वां सेट है। अब तक 14 सेट हो चुके हैं। प्रत्येक सेट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये आपके एग्जाम के सेम पैटर्न पर आधारित होते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और इसका सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m यहाँ पे मास है यानी द्रव्यमान है, मास है। g जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ये त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और h जो है ये हाइट है, वस्तु की ऊंचाई। तो इस तरीके से आपको फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फार्मूला याद रहेगा, तो इसी पर सेट करके आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है Pe बराबर mgh। इस पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आगे। अब ये क्विज है, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है। कई बार मैंने अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप सभी को बताया हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से किस में जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है, यानी इनमें से कौन सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग जो है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। निहित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगी। तो Pe बराबर अभी आपने पढ़ा है mgh होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी बराबर, तो m यहाँ पे द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है वस्तु का हाइट है। मास कितना है 11 किलोग्राम है। ठीक है, 11 गुने जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, गुने 5 मीटर की ऊंचाई पर हाइट कितनी है 5 मीटर है, तो इसे गुणा कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आंसर आएगा 539। तो 539 क्या जूल, क्योंकि निहित ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। जूल में आंसर होगा 539 जूल। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ये है पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन जो है इस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है और ये प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन, ध्यान रखिएगा। तो पेप्सिन कहाँ पर ये स्रावित होता है, आमाशय में। ठीक है, ये भोजन से प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन का पाचन करने के लिए इसे HCl की आवश्यकता होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो पेप्सिन जो है आमाशय यानी पेट इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं, तो यहाँ पर ये स्रावित होता है। ऑप्शन में और भी एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम बताइए इसे कौन स्रावित करता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, इसका भी काम प्रोटीन का ही पाचन करना है। इसका भी काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज एंजाइम को कौन स्रावित करता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम को कौन स्रावित करता है, अग्नाशय। लाइपेज का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। ठीक है, वसा का पाचन करना लाइपेज का काम होता है। एमाइलेज जो है ये मानव के लार में पाया जाता है। जब भी हम मुंह में खाना डालते हैं तो लार के माध्यम से एमाइलेज खाना में मिल जाता है और ये स्टार्च का पाचन करता है। किसका, ये स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम कौन स्रावित करता है, उसका काम क्या है, तो ये मैंने आप सभी को बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन।
व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए तो आप आंसर सही कर देंगे। शुक्राणुओं में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा, और शुक्राणु जो है ये नरों में पाया जाता है, ठीक है, पुरुषों में शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछे आपसे कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र बताइए। तो मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। 23 जोड़ी, संख्या में पूछे तो 46 करिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ दे कि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? जनन कोशिका में तो जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, ठीक है। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जोड़ी में 23 जोड़ी। वहीं जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या केवल 23 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यानी प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अब ये बताइए, आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई जो है ये जीन होता है। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? इनमें से कौन सा टिश्यू जो है वृक्क यानी किडनी, ठीक है, गुर्दा, तो इनमें से कौन सा ऊतक जो है किडनी नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है? तो ये है उपकला ऊतक, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। उपकला ऊतक जो है ये शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के भीतरी और बाहरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक होते हैं। इन्हें उपकला ऊतक कहा जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण में बात करें, इसके उदाहरण में तो आंतों की परत, ठीक है, ये उपकला ऊतक होता है। रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत जिसे एंडोथेलियम कहा जाता है। एंडोथेलियम किसे कहा जाता है? रक्त वाहिकाओं की जो आंतरिक परत होती है उसे एंडोथेलियम कहा जाता है। तो ये क्या है? उपकला ऊतक से बना होता है। फेफड़ों का जो वायुकेश होता है, वायुकोश, फेफड़ों का वायुकोश जो होता है उसे एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोली, फेफड़ों का जो वायुकोश होता है जिसमें हवा होता है उसे एल्वियोली कहा जाता है। इसके अलावा गुर्दे की यानी वृक्क की नलिकाएं, तो इन सभी के जो ऊतक होते हैं ये सारे उपकला ऊतक के उदाहरण हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से चार प्रकार के ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक, ठीक है, उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये ऑप्शन के जो चार ऊतक हैं इन्हीं चार ऊतकों से मानव शरीर का निर्माण होता है। उपकला ऊतक का उदाहरण तो आपने जान लिया, अब एक एक करके सभी ऊतकों का उदाहरण जानिए। संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो रक्त यानी ब्लड, ब्लड क्या है? संयोजी ऊतक है। इसके अलावा हड्डी, उपास्थि, इसके अलावा वसा और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। पेशीय ऊतक का उदाहरण बताइए। तो रेखित पेशी, इसे कंकाल पेशी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अरेखित पेशी जिसे चिकनी पेशी कहा जाता है, ठीक है। और हृदय पेशी, ये सारे पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। तंत्रिका ऊतक का उदाहरण बताइए। तो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा न्यूरोग्लिया, ठीक है, यानी ग्लियल कोशिकाएं, ये तंत्रिका ऊतक के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो देखिए, बैक्टीरिया यानी जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। इसके अलावा आर्किया भी एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन में और भी है, अमीबा ये भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम, ठीक है, ये भी एक कोशिकीय जीव है यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना और ईस्ट यानी खमीर ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। सभी का नाम ध्यान में रखिएगा, उपरयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं यानी एक ही कोशिका से इनका निर्माण होता है। निम्न में से कौन मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा जनन करता है? तो ये है खमीर यानी ईस्ट जो कि मुकुलन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट, डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं यानी गति नहीं करते। तो पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं, पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं अगतिशील होते हैं, ठीक है, वो गति नहीं करते। और पोरीफेरा संघ के प्राणियों को अक्सर स्पंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोरीफेरा संघ के प्राणियों को अक्सर स्पंज कहा जाता है और ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और इनका उदाहरण बताइए। साइकन, साइकन, ठीक है, पोरीफेरा संघ का ये प्राणी है, ठीक है। इसके अलावा यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, इसके अलावा हाइलोनेमा, हाइलोनेमा, ठीक है। और क्या है? और है स्पोंजिला, स्पोंजिला। ये सारे के सारे पोरीफेरा संघ के प्राणी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो आहार में मौजूद जो वसा होता है वो छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए आगे चलकर छोटी आंत में जो है बड़ी गोलिकाएं बन जाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। डैश मुंह के सामने के दांत होते हैं जिनका उपयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है। बताइए इनमें से कौन मुंह के सामने के दांत होते हैं और इनका उपयोग भोजन को काटने के लिए किया जाता है? तो ये है कृतंक यानी इंसिजर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंसिजर्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है कौन? कृतंक, ठीक है। अच्छा, जो मानव के दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कृतंक होता है, रदनक होता है, ठीक है, अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है, चवर्णक को दाढ़ भी बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो कृतंक को मैंने बता दिया, इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। भोजन को काटना इसका काम है, भोजन को काटना इसका काम है। अच्छा, रदनक की संख्या कितनी होती है? रदनक 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं और ये नुकीले होते हैं, नुकीले। ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। और ये रदनक और चवर्णक के बीच होते हैं। इनका काम है, अग्र चवर्णक का काम है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। चवर्णक यानी दाढ़, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। और ये मुंह में सबसे अंत में यानी सबसे पिछले वाले भाग में पाए जाते हैं चवर्णक यानी दाढ़। इसका काम क्या है? भोजन को पीसना, बहुत अच्छी तरीके से पीसना, भोजन को पीसना, इसका काम होता है चवर्णक यानी दाढ़ का। नेक्स्ट, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस, ये कहाँ पर होता है? ये आमाशय में होता है। जठर रस कहाँ पर पाया जाता है? आमाशय में जो जठर ग्रंथि है उसके द्वारा स्रावित होता है जठर रस। इसमें डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? एक्चुअल में एक बात समझिए, जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
जो इसे अम्लीय बना देता है, जठरस को अम्लीय बना देता है। तो पीएच पेपर जो है अम्लीय घोल में लाल हो जाता है। पीएच पेपर कोई भी अम्लीय घोल हो उसमें ये लाल हो जाएगा, ठीक है। अगर क्षारीय घोल है तो लाल से ये नीला हो जाता है। क्षारीय घोल में जो पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर ये लाल से नीला हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डैश का उपयोग सड़कों पर लगे लैंपों में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए किया जाता है। बताइए इनमें से किसका उपयोग सड़कों पर लगे लैंपों में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए किया जाता है। तो ये है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। हवा की गति और शक्ति मापने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति और उसकी शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है। ओडोमीटर का इस्तेमाल वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। क्रोनोमीटर का इस्तेमाल क्यों होता है? तो सटीक समय का पता लगाने के लिए, सटीक समय का पता लगाने के लिए, खास करके पानी जहाज़ों पर जो है सटीक समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? तो ये है किलोवाट घंटा, ये शक्ति की इकाई नहीं है। और बाकी का जूल प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, अश्व शक्ति हो गया, हॉर्स पावर और वाट, ठीक है। शक्ति की इकाई के रूप में इन तीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहीं किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं है। नेक्स्ट, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, ठीक है। धावन सोडा यानी धोने का जो सोडा होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, यानी उसका स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा। धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? बताइए इनमें से किसका लैटिन नाम है नेट्रियम? तो ये है सोडियम, ठीक है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है। सोडियम जो है ये एक क्षारीय धातु है। क्या है? सोडियम क्षारीय धातु है। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। आवर्त सारणी में इसे किस समूह में रखा गया है? समूह 1 का तत्व है। समूह 1 का तत्व है सोडियम, ठीक है। सोडियम की खोज किसने की थी? सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। कब? 1807 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? इसे रखा जाता है जल में, ठीक है। अत्यंत ज्वलनशील होता है, हवा के संपर्क में आते ही ये जल उठता है, सफ़ेद फास्फोरस, इसलिए इसे जल में रखा जाता है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में सफ़ेद फास्फोरस पीला दिखाई देता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस कहा जाता है। अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया? यानी अष्टक सिद्धांत इनमें से किसकी खोज के बाद जो है इनवैलिड हो गया, अप्रासंगिक हो गया? उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद जो है अष्टक सिद्धांत जो है अप्रासंगिक हो गया। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने, ठीक है।
अच्छा, ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस, या फिर इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रिय गैस, ध्यान रखिएगा। और ये अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? तो हीलियम है, हीलियम, इसके अलावा नियॉन, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है, और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, आर एन से रेडॉन, ठीक है, आर छोटी एन होता है। तो ये सारे के सारे नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैस के उदाहरण हैं। आवर्त सारणी में इन्हें समूह 18 में रखा गया है। किसमें? समूह 18 में। किन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं? तो बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जा रहे हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए। देखिए, पी से क्या होता है? पी से फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। वहीं एस से होता है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, ठीक है। वहीं क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। तो एक क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? बताइए, कार्बन जो है किस समूह और आवर्त में मौजूद है? समूह 14 में। कार्बन जो है समूह 14 में है। आवर्त की बात करें तो दूसरे आवर्त में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? चलिए देखते हैं। नींबू में ऑक्जेलिक अम्ल, ये गलत है, ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इमली में टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? नहीं पे आप लोग ध्यान देना, नहीं तो अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बोल रहा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाना ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। और बाकी के जो ऑप्शन है इन्हें आपको याद रखना है। बुझे हुए चूने का निर्माण ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना ये भी संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यूरेनियम की खोज किसने की थी? तो यूरेनियम की खोज मार्टिन क्लैप्रोथ ने की थी, मार्टिन क्लैप्रोथ ने, ठीक है। ये जर्मन रसायनज्ञ थे। 1789 में मार्टिन क्लैप्रोथ ने यूरेनियम की खोज की थी, ठीक है। और बाद में आगे चलकर यूरेनियम के रेडियोधर्मी गुणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी 1896 में, 1896 में, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन में और भी वैज्ञानिक हैं जैसे कि जॉन्स जैकब बर्जेलियस, जॉन्स जैकब बर्जेलियस, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने थोरियम की खोज की थी। इन्होंने थोरियम की खोज की थी कब? 1828 में। एंटोनी वॉन लेवाइसियर, इन्होंने कार्बन की खोज की थी, कार्बन की खोज की थी 1772 में। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, कब? 1766 में। वहीं मार्टिन क्लैप्रोथ ने यूरेनियम की खोज की थी। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। और ये क्विज है, निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? इसका आंसर कमेंट करिए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।